पैसिफिक ओशियन में एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जहां कभी हजारों चूहों को लाखों पेंगुइनों के साथ छोड़ दिया गया था। लेकिन उस समय किसी ने भी ये कल्पना भी नहीं की थी कि इसका अंजाम कितना भयानक होने वाला है। शुरुआत में किसी ने भी ध्यान ही नहीं दिया कि इस छोटे से आइलैंड पर क्या घट रहा है, मगर धीरे धीरे साइंटिस्टों को महसूस हुआ कि ये तो एक ऐसी एनवायरमेंटल डिजास्टर है जो उनकी कल्पना से भी परे थी। ये एक ऐसा हादसा था जिसमें प्रकृति के नियमों को तोड़ा गया था, और जब भी इंसानों ने प्रकृति से खिलवाड़ किया है तो उसका परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है, ये वहाँ के लोगों ने अपनी आंखों से देखा। तो आखिर क्या हुआ था उन हजारों चूहों के साथ? क्या वो जिंदा बच पाए थे या नहीं? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ऑस्ट्रेलिया के सदर्न ओशन में मौजूद है मैक्वेरी आइलैंड। समुद्र के बीचों बीच फैला हुआ ये एक छोटा सा सुनसान और खूबसूरत सा द्वीप है। लेकिन इस आइलैंड का डार्क स्टोरी की शुरुआत तब हुई जब साल 1810 में कुछ समुद्री यात्री पहली बार इस आइलैंड को डिस्कवर किए। उस समय ये आइलैंड पेंगुइन अर्सल के लिए किसी स्वर्ग भूमि से कम नहीं था। यहाँ उनका कोई प्राकृतिक दुश्मन भी मौजूद नहीं था। चारों ओर अजीब अजीब किस्म के पौधे और घनी घास से भरा ये आइलैंड उनके लिए एक नेचुरल शेल्टर था। लेकिन धीरे धीरे यूरोप से कई समुद्री शिकारी यहाँ आने लगे और सील का मांस और उनकी खाल के लालच में उन्होंने यहाँ बड़ी संख्या में फर सील्स का बेरहमी से शिकार करने लगे। वो सिर्फ यहाँ सील्स का ही शिकार नहीं करते थे, बल्कि अपनी शौक के लिए सी और पेंगुइन का भी शिकार करने लगे। 1918 तक आते आते इस आइलैंड पर सील्स लगभग पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। लेकिन इस आइलैंड पर सिर्फ समुद्री शिकारी ही नहीं आते थे, उनके जहाज़ों के साथ साथ चूहे भी यहाँ पहुंच जाते थे। दरअसल जब जहाज़ किनारे पर खड़ा रहता था तो ये चूहे भी उतरकर द्वीप में फैल जाते थे। शुरुआत में किसी ने भी इन छोटे छोटे चूहों पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन ये छोटे जीव जल्द ही इस नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो गए। लेकिन इनका असली खतरा तब सामने आया जब लोगों ने इनकी रिप्रोडक्शन की क्षमता देखी। आमतौर पर एक फीमेल रैट सिर्फ 21 से 25 दिनों में 6 से 12 बच्चे पैदा कर सकती है। हैरानी की बात तो ये थी कि इनके बच्चे भी सिर्फ 4 से 5 हफ्तों में बड़े होकर रिप्रोडक्शन करने लगते थे। इसका मतलब ये हुआ कि एक अडल्ट रैट केवल 6 महीने में अपने परिवार की मदद से 500 से 1000 तक नए चूहे पैदा कर सकता है। अब क्योंकि इस आइलैंड पर चूहों को मारने वाला कोई प्राकृतिक शिकारी मौजूद नहीं था, इसलिए इनकी आबादी लगातार तेजी से बढ़ती गई। धीरे धीरे चूहों की इस बढ़ती पॉपुलेशन ने मैक्वेरी आइलैंड को एक चूहों का द्वीप बना दिया था। ये चूहे यहाँ के पक्षियों के अंडों, उनके घोंसलों में मौजूद बच्चों को नष्ट करने लगे। दरअसल यहाँ की सी बर्ड्स दिन में समुद्र के ऊपर उड़ान भरते थे और रात को जमीन पर बने बिलों में घोंसले बनाकर रहते थे। चूहों के आने से पहले इन पक्षियों को कभी भी किसी नए खतरे का सामना नहीं करना पड़ा था, इसलिए वो बेखौफ होकर जमीन पर घोंसले बनाते और अंडे देते थे। लेकिन जैसे ही चूहों का झुंड इस आइलैंड पर फैला तो उन्होंने आसानी से इन घोंसलों को निशाना बनाया और उन्हें पूरी तरह से बर्बाद करना शुरू कर दिया। ये चूहे सिर्फ इन पक्षियों को ही नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बल्कि यहाँ के फल, फूल, बीज और नए पौधों तक को भी नष्ट करने लगे थे। इस वजह से आइलैंड पर नए पेड़ पौधे उग ही नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे इस आइलैंड की हरियाली खत्म होने लगी थी। शुरुआत में समुद्री शिकारी इस आइलैंड की इकोसिस्टम में हो रहे बदलाव को ज्यादा नोटिस नहीं कर पाए, लेकिन जब वो यहाँ शिकार करने के लिए आते थे और अपने साथ खाना लाते तो देखते कि चूहों के झुंड उनके जमा किए गए खाने को बर्बाद कर रहे हैं। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि इस आइलैंड से तो पक्षी लगभग गायब होते जा रहे हैं और चारों तरफ सिर्फ चूहे ही घूम रहे हैं। चूहों के इस आतंक से बचने के लिए शिकारी अपने साथ कुछ बिल्लियां पकड़कर लाए और उन्हें इस आइलैंड पर छोड़ दिए। उनकी उम्मीद थी कि ये बिल्लियां चूहों का शिकार करेंगी और उनका खाना सुरक्षित रहेगा। लेकिन यहीं से मैक्वेरी आइलैंड की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम का शुरुआत हो गई थी। शिकारियों को लगा था कि बिल्लियां चूहों को पूरी तरह से खत्म कर देंगी, लेकिन नतीजा इसके ठीक उल्टा निकला। ये बिल्लियां चूहों को मारने की बजाय आइलैंड के पक्षियों को मारने लगे। यहाँ तक कि खड़ी चट्टानों पर जहाँ पक्षियों के घोंसले होते थे, वहां तक ये बिल्लियां चढ़ जाती और घोंसले तोड़कर पक्षियों को पकड़ पकड़ कर खा जाती, क्योंकि उनके लिए पक्षी पकड़कर खाना चूहों के पीछे भागने से कहीं ज्यादा आसान था। धीरे धीरे इस आइलैंड पर
बिल्लियों की संख्या बढ़ती गई। हर साल ये बिल्लियां करीब 60,000 समुद्री पक्षियों को मार डालती थीं। इस वजह से अनगिनत पक्षियों की प्रजातियां इस आइलैंड से पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो गई थी। स्थिति इतनी भयानक हो गई थी कि एक समय यहाँ सिर्फ चूहों और बिल्लियों का ही राज चलने लगा था। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ एक और भयानक संकट का। दरअसल समुद्र की लंबी यात्राओं पर निकलने वाले नाविक अपने खाने के लिए खरगोश साथ ले जाते थे ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें खा सकें। उसी समय यूरोप के कई समुद्री शिकारी अपने जहाज़ों के साथ खरगोशों को मैक्वेरी आइलैंड पर भी छोड़ने लगे थे। उन्हें लगता था कि अगर ये खरगोश यहाँ रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या बढ़ाएंगे तो उनके खाने की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन इस आइलैंड पर चूहों की तरह ही खरगोशों को नियंत्रित करने के लिए भी कोई प्राकृतिक शिकारी मौजूद नहीं था। चूहों की तरह ही ये खरगोश भी हर साल अनगिनत बच्चों को जन्म दे सकते थे। इसलिए इस आइलैंड पर चूहों और बिल्लियों के साथ साथ खरगोशों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे खरगोशों ने यहाँ की छोटी छोटी पेड़ पौधों को खाना शुरू कर दिया था। इन्हीं पौधों और झाड़ियों पर एल्बाट्रॉस पक्षी अपने घोंसले बनाते थे और यहीं पर वो अपने आप को छिपा कर रखते थे। लेकिन जब ये पौधे पूरी तरह से नष्ट होने लगी थी तो एल्बाट्रॉस पक्षी आसानी से बिल्लियों का शिकार बनने लगे। बस इतना ही नहीं, खरगोशों ने यहाँ की हरी भरी घास को भी खा डाला और पूरे आइलैंड को धीरे धीरे एक बंजर रेगिस्तान में बदल दिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब ये आइलैंड किसी गोल्फ खेल के मैदान की तरह दिखाई देने लगा था। खरगोश केवल यहाँ पौधों को ही नहीं खाते थे बल्कि छोटे छोटे पेड़ों की जड़ों तक उखाड़कर खा जाते थे। इस वजह से मिट्टी कमजोर होती चली गई। धीरे धीरे यहाँ मिट्टी का कटाव और लैंडस्लाइड जैसी प्रॉब्लम सामने आने लगी। इन लैंडस्लाइड के कारण पक्षियों के घोंसले भी नष्ट हो जाते थे। साल 2006 में इस आइलैंड के ईस्टर्न साइड में एक भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। उस लैंडस्लाइड के नीचे अनगिनत पेंगुइन दबकर मर गए। लेकिन उधर जो बिल्लियां चूहों को मारने के लिए यहाँ लाई गई थीं, उन्होंने अब चूहों की बजाय पक्षियों और खरगोशों का शिकार करना शुरू कर दिया था। इतना भोजन आसानी से मिलने के कारण बिल्लियों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। दूसरी तरफ खरगोशों की रिप्रोडक्शन करने की क्षमता और भी ज्यादा थी। एक मादा खरगोश सिर्फ 1 महीने में 6 से 12 बच्चों को जन्म दे सकती है और महज 4 महीने में ही मादा खरगोश पूरी तरह से मैच्योर होकर बच्चे देने में सक्षम हो जाती है। इसलिए जितने खरगोश बिल्लियां मारती थी उससे कहीं ज्यादा तेजी से उनकी आबादी बढ़ जाती थी। कुछ ही सालों में इस आइलैंड पर खरगोशों की संख्या 1 लाख से भी ऊपर पहुंच गई। अब इस आइलैंड पर 3 क्रिएचर्स, चूहे, बिल्लियां और खरगोश मिलकर पूरे आइलैंड के इकोसिस्टम को पूरी तरह नष्ट करने लगे। धीरे धीरे इस आइलैंड की सारी हरी घास और पत्तियां लगभग पूरी तरह खत्म हो गई। अब पक्षी भी यहाँ आना बंद कर चुके थे। लगभग 15 से 20 प्रजातियों के पक्षी अचानक इस आइलैंड से गायब हो गए। मैक्वेरी आइलैंड, जो कभी बायोडायवर्सिटी का प्रतीक माना जाता था, वो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। जब सरकार को इस डिजास्टर के बारे में पता चला तो उन्होंने फैसला किया कि किसी भी तरह से इस आइलैंड की बायोडायवर्सिटी को दोबारा जीवित करना होगा और आखिरकार ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया की सरकारें मिलकर सबसे पहले इस आइलैंड से बिल्लियों को हटाने का निर्णय लिया। जगह जगह पर ट्रैप्स लगाए गए और बिल्लियों को पकड़कर इस आइलैंड से दूसरे स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया। सिर्फ 2 सालों के अंदर ही लगभग 5000 बिल्लियों को गोली मारकर खत्म कर दिया गया। लेकिन जैसे ही बिल्लियां खत्म हुई, एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। खरगोशों की संख्या अचानक कई गुना ज्यादा तेजी से बढ़ गई। उन्होंने मैक्वेरी आइलैंड के लगभग 70% हिस्से की घास पत्तियों को खाकर नष्ट कर डाला। ये प्रॉब्लम तो बिल्लियों से भी कहीं ज्यादा भयानक साबित हुई। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया की सरकार ने खरगोशों को खत्म करने के लिए फिर से एक बड़ा मिशन शुरू किया। इस मिशन की कुल लागत थी $24 मिलियन की। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था मैक्वेरी आइलैंड से चूहों और खरगोशों को पूरी तरह समाप्त कर देना। सबसे पहले उन्होंने निशाना बनाया खरगोशों को। साइंटिस्टों ने इन्हें खत्म करने का एक अनोखा तरीका निकाला। क्योंकि खरगोशों को गाजर खाना बहुत पसंद होता है, इसलिए उन्होंने गाजरों में एक खास तरह का वायरस मिला दिया। ये बायोलॉजिकल हथियार हेमोरेजिक डिजीज वायरस के नाम से जाना जाता है। इन्हीं गाजरों को खरगोशों के सामने रखा जाता और जैसे ही खरगोश इन गाजरों को खाते, उनके शरीर में वायरस तेजी से फैल जाता और वो धीरे धीरे मरने लगते। साइंटिस्टों की ये रणनीति बेहद सफल रही। कुछ ही दिनों के अंदर करीब 80% खरगोश इस आइलैंड पर मर गए। लेकिन फिर भी एक और प्रॉब्लम बाकी रह गई थी। कुछ बचे हुए खरगोश और बेशुमार चूहों का आतंक अब भी इस आइलैंड पर मौजूद था।
खासकर इन चूहों को खत्म करने के लिए साइंटिस्टों ने एक और स्मार्ट प्लान तैयार किया। उन्होंने स्पेशली ट्रेंड किए गए डॉग्स को इस आइलैंड पर उतारा। इन कुत्तों को खास ट्रेनिंग दी गई थी कि वो सिर्फ छुपे हुए चूहों और खरगोशों को ही ढूंढेंगे, लेकिन पेंगुइन और सील्स का पीछा बिल्कुल नहीं करेंगे। इधर वो ट्रेन कुत्ते छुपे हुए चूहों और खरगोशों के सीक्रेट ठिकानों को एक एक करके ढूंढ निकालते रहे और दूसरी ओर साइंटिस्टों की टीम उन्हें शूट कर देती थी। ये कुत्ते इतने आक्रामक और कारगर साबित हुए कि कुछ ही सालों में मैक्वेरी आइलैंड से चूहे और खरगोश पूरी तरह से खत्म हो गए। कई दशकों तक इन 3 जानवरों के खिलाफ चली इस लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार 2014 में ऑफिशियली अनाउंस की गई कि मैक्वेरी आइलैंड अब चूहा और बिल्ली मुक्त आइलैंड है। एक समय पर जो आइलैंड बंजर जमीन में बदलने की कगार पर था, वही आइलैंड आज फिर से अपनी नई शक्ल में खिल उठा है, जहां हरियाली लौट आई है और जीवन फिर से सांस ले रहा है। जिन पंछियों की प्रजातियां कभी इस आइलैंड से एक्सटिंक्ट हो गए थे, वो भी धीरे धीरे वापस लौटने लगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।